अगर आप बैंक एम्प्लॉय हैं तो आप आईबीए के बारे में अवश्य जानते होंगे और उसके बारे में और जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियो बैंक पेंशनर्स के इश्यूज के बारे में निकाले हैं। इसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं कि आईबीए का क्या स्टेटस है और बार-बार हर मैटर में आईबीए क्यों इन्वॉल्व होता है। इस मामले को मैंने गहराई से देखने के लिए आईबीए के बारे में डिटेल जानकारी भी ली और जितने भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनके बारे में आईबीए का क्या अपना अप्रोच रहा और जितने बाइपर्टाइट साइन हुए हैं उसमें आईबीए का क्या रोल रहा, इन सब चीज़ों को मैंने एक जगह कंसोलिडेट करने की कोशिश की है और इस विषय में मैं पॉइंट वाइज चर्चा करूँगा कि आखिर आईबीए क्या है और उसका क्या स्टेटस है, क्या लीगल पोजीशन है और क्या वो बैंक के बाइपर्टाइट को साइन करने के लिए सक्षम है। तो आइए मैं पॉइंट वाइज इस विषय पर चर्चा करूँगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईबीए कहेंगे, यह एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुआ था। जब मैंने इसको आईबीए के बारे में जानने की कोशिश की तो उसकी साइट पे ए नोट फॉर इंफॉर्मेशन ऊपर डिस्प्ले हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए हैज बीन रिसीविंग ए नंबर ऑफ कम्युनिकेशंस फ्रॉम बैंक कस्टमर्स, members of the public, members of the public, bank employees, and bank retirees, conveying their grievances against the bank, making inquiries, seeking information about banks. IBA wishes to clarify in this regard that IBA is an association of the banks and other entities in the banking ecosystem in India, catering to its members, neither a government entity nor a regulatory authority, not amenable to writ jurisdictions of the court and not subject to RTI Act. In view of the above, bank customer, members of the public, and bank employees and bank retirees may take up against bank and make inquiries, seek information about bank directly with concerned bank without involving IBA. इस नोटिस से क्लियरली इंडिकेट होता है कि IBA is neither government entity nor regulatory authority. It is just an association and union of bank or financial institutions. Therefore, it does not have any jurisdictions, any power, anything, but it is still playing an important role in various agreements. आईबीए का सेटअप हुआ था 26 सितंबर 1946 में। उस समय इसमें 22 मेंबर थे और अप्रैल 2018 तक टोटल मेंबर 234 हो गए। ये सारे बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एलआईसी भी है और प्राइवेट सेक्टर बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ऑल अदर बैंक्स आर आल्सो देयर। ये उन्होंने अपने वेबसाइट में डिस्प्ले किया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, ऑल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इससे ये होता है कि ये एक एसोसिएशन है जो कि एक ज्वाइंट एफर्ट करेगी सभी बैंकों के बिहाफ पे बैंकिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो उसका रोल उसके विजन में भी लिखा हुआ, टू प्रमोट एंड डेवलप in India sound and progressive banking principle, practices and convention, and to contribute to the development of creative banking, to render assistance and to provide various common services to members and to the banking industry. अब दोस्तों, ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि आईबीए का रोल बैंकिंग इंडस्ट्री या फाइनेंशियल सेक्टर में एक एडवाइजरी रोल है जो सपोर्ट देगा बैंकिंग सिस्टम में, जिसमें कि उसका रोल, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो
आईबीए हमेशा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की लिस्ट निकालता है कि कौन कौन रिलायबल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। आईबीए ने पिछले 76-77 सालों में कई बैंकिंग डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि काफ़ी पॉजिटिव रोल भी था, जैसे कि स्विफ्ट सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, बैंकिंग में कंप्यूटराइजेशन के लिए आगे बढ़ाना, ये सब पॉजिटिव रोल थे। लेकिन आईबीए को बैंकिंग इंडस्ट्री के वेज रिवीजन और सैलरी रिवीजन के लिए बाइपर्टाइट में शामिल करना कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक रीजनेबल है, कहाँ तक रैशनल है, ये आप सभी लोगों के सामने मैं चर्चा करूंगा और बताना चाहूँगा कि आईबीए जब एक ना तो गवर्नमेंट बॉडी है और ना ही कोई बैंकिंग से डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो वो बैंक में बाइपर्टाइट सेटलमेंट की पार्टी कैसे बन गई? इसमें ऐसा लगता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई द्वारा और बैंकिंग इंडस्ट्री द्वारा अपनी सुविधा के लिए एक बीच में मीडिएटर बना दिया, जो मीडिएटर अक्सर बैंक एम्प्लॉयज, बैंक पेंशनर्स और बैंकर्स के हित में काम न करके, जैसे सरकार या बैंक मैनेजमेंट द्वारा डिक्टेट किया जाता है, उसी ढंग से आगे काम करता है। इस मीडिएशन के लिए जब इसके पास कोई लीगल राइट नहीं है, तो कैसे आईबीए को बाइपर्टाइट में शामिल किया गया 1966 से लेकर के आज तक? पहला बाइपर्टाइट साइन हुआ था और लास्ट बाइपर्टाइट 11 नंबर साइन हुआ 2020। इन सारे बाइपर्टाइट में कई कमियां हैं और जहां कमियां रहती हैं, एनोमलीज रहती हैं, वहां पर आईबीए हमेशा अपना हाथ झाड़ देता है। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कई रिट पिटिशन चल रही हैं, जिसमें पीआईएल भी शामिल है। उसमें आईबीए ने एक एफिडेविट भी दिया है, जिसमें ये कहा है कि आईबीए को वेज रिवीजन के लिए किसी भी रिट में शामिल ना किया जाए और आईबीए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी तरफ आईबीए कोर्ट के कार्रवाई में घुसता रहता है और वहां पर जा करके उन्होंने जब एक रिट पिटिशन थी, पीआईएल थी, उसमें ये एक्सेप्ट कर दिया कि हम एक कमेटी बनाएंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसे इन लोगों के ग्रीवेंसेस को दूर किया जाए। लेकिन इन सभी एपिसोड से पता लगता है कि आईबीए न केवल कोर्ट्स को मिसगाइड कर रहा है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हमेशा मिसगाइड करता रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी जब जितने पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी किसी न किसी ढंग से फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके दिया जाता है। हाल ही में एक क्वेश्चन बैंक पेंशनर्स का था, जिसमें कि आईबीए ने कह दिया कि बैंक पेंशन इज नॉट सब्जेक्ट टू रिवीजन और केवल डीए उनको दिया जा सकता है, जो कि हर 6 महीने में दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यह मैटर बड़ा डिबेटेबल है, कंट्रोवर्शियल है। इसको मैं अलग से दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल मैं आज आईबीए के रोल और उसकी प्रेजेंट स्टेटस के बारे में ही बात करूंगा। अब आज की डेट में और काफ़ी टाइम से ये बैंक एम्प्लॉयज़ की डिमांड चल रही है कि आईबीए को वेज रिवीजन के नेगोशिएशन से हटा दिया जाए, क्योंकि आईबीए सिर्फ पीएसयू बैंक के वेज रिवीजन में ही पार्टी है। यह ना तो प्राइवेट बैंक के वेज रिवीजन के बारे में कोई बात करता है, ना ही कोऑपरेटिव बैंक है, ना ही रीजनल रूरल बैंक है, जबकि ये सारे आईबीए के मेंबर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक एजेंट नियुक्त किया गया है आईबीए को, जो कि ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही उसका कोई स्टेटस है, लीगल स्टेटस, ना ही ये स्टेचुटरी बॉडी है। ये केवल एक एसोसिएशन है, जिसका कि डायरेक्ट कोई लीगल राइट नहीं है बाइपर्टाइट में शामिल होने के, और वो खुद भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एडमिट कर चुका है कि हमारे कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है वेज डिवीजन के बारे में किसी भी केस को डील करने के लिए। जब डायरेक्टली वेज डिवीजन से कोई भी केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर बाइपर्टाइट में शामिल होना भी एक कंट्राडिक्टरी स्टैंड है। और अब समय आ गया है कि आईबीए को बाइपर्टाइट से अलग कर दिया जाए। अब कैसे आईबीए को इस स्टेज पे कैसे हटा सकते हैं,
इसके लिए आईबीआई की जो एफिडेविट 2022 में दिया गया है, उसी को बेस बना करके सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाए, या जो भी पीआईएल फाइल की गई है या जो रिट फाइल की गई है उसी में सप्लीमेंट्री ऐड करके ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाए कि आईबीए को अब बाइपर्टाइट से अलग कर दिया जाए और किसी भी बाइपर्टाइट में आईबीए को शामिल होने के लिए बैन लगा दिया जाए या उसको एब्सेंट कर दिया जाए। यदि सुप्रीम कोर्ट इस टाइप की डायरेक्शंस दे देता है तो उसके बाद आईबीए बाइपर्टाइट एग्रीमेंट के लिए शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि पार्लियामेंट कोई अलग से एक्ट ना बना दे या लॉ ना बना दे। जैसे कि भले आईबीए एक्सेप्ट कर चुका है कि कोई लीगल बॉडी नहीं है, कोई गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, तो उसे पब्लिक सेक्टर बैंक के वेज डिवीजन के लिए शामिल करना एक बिल्कुल इलीगल, इलॉजिकल है। और वास्तव में जो यदि कोई बाइपर्टाइट साइन होना चाहिए तो वो पीएसयू बैंक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंक मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज यूनियन जो एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट होना चाहिए, न कि बाइपर्टाइट एग्रीमेंट। जो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया जाएगा वो हमेशा हर पार्टी के लिए बाध्य होगा और ना ही कोई लिटिगेशन होने की संभावना होती। आईबीए किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के अलावा प्राइवेट सेक्टर में या कोऑपरेटिव बैंक में आरबीआई आरआरबी में कहीं पर भी वेज रिविजन के लिए शामिल नहीं किया जाता। तो उसी एनालॉजी के साथ इसको पब्लिक सेक्टर बैंक के बाइपर्टाइट में भी शामिल नहीं किया जाना। ये कुछ रीजन है जो कि आईबीआई को बाइपर्टाइट से अलग रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्ली दी जा सकती है। आईबीआई किसी भी बैंक सैलरी वेज डिवीजन के बाद उस वेज डिवीजन की पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जो भी पेमेंट होनी है वो इंडिविजुअल बैंक ही करेगा और उसी के रिसोर्सेज से होगा, या फिर बैंक घाटे में चल रहा है तो गवर्नमेंट उसको देती है। क्योंकि बैंक खास तौर पे नेशनलाइज बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीम, जन धन स्कीम, डिमोनेटाइजेशन और कई स्कीम्स को पीएसयू बैंक ने बड़ी खूबी से निभाया है और रात रात बैठ करके लोगों की सेवा की है, जो कि किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक या और कोऑपरेटिव बैंक या अन्य बैंकों ने नहीं की होगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पीआईएल में फिर रिक्वेस्ट की जाए कि आईबीए को डायरेक्शन दी जाए कि वो किसी भी वेज डिवीजन में शामिल ना हो, क्योंकि आईबीए खुद एडमिट कर चुका है अपने एफिडेविट से कि हमें किसी भी रिट का पार्ट ना बनाया जाए। तो वो जब जो आदमी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको उस वेज डिवीजन का पार्ट बनना एक इलॉजिकल है। अब इसमें दोस्तों बैंक की यूनियन का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को चाहिए कि डायरेक्ट बैंक मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करे, ना कि आईबीए के साथ। आईबीए का रिप्रेजेंटेटिव यदि किसी भी ट्रिपार्टाइट मीटिंग में होता है तो वहाँ से उस मीटिंग से उसको जाने के लिए बाध्य किया जाए और वो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को ही ध्यान रखना होगा। जब तक आईबीए का रिप्रेजेंटेटिव बाइपर्टाइट में या ट्रिपार्टाइट में शामिल होगा तब तक कोई भी रैशनल डिसीजन नहीं होगा और बैंक के जो वेज डिवीजन से सैलरी डिवीजन या पेंशन के मैटर्स हैं उनमें जो एनोमलीज हैं वो ठीक नहीं की जा सकती। और जो अपग्रेडेशन का मामला है, अपडेशन का मामला है पेंशन का, वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता यदि आईबीए का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि जो आदमी किसी भी मिसडीड को करता है, किसी भी गलत काम को करता है तो हमेशा उस काम को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। यही आईबीए करता है। आईबीए के जब उसका अपना कोई रिसोर्सेस नहीं है सैलरी और वेज डिवीजन सेटलिंग, तो आईबीए का ये कहना है कि पैसा नहीं है या बैंकों के पास रिसोर्सेस नहीं है, वो सरेआम गलत है। जो भी एचआरडी मैटर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ के मैटर हैं, उनके हितों की रक्षा का काम है वो बैंक के मैनेजमेंट को करना है और बैंक का मैनेजमेंट का काम है कि उसके लिए प्रोविजन करे। यदि पेंशन के मैटर में ये कहते हैं कि सफिशिएंट कॉर्पस नहीं है
उसके लिए कॉर्पस बनाया जा सकता है। उसके लिए एक्चुअरियल स्टडी करवा करके जितना भी लायबिलिटी बनती है पेंशन की, उसके प्रोविजन करके सफिशिएंट बैलेंस तैयार किया जा सकता है। बैंक एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट बुक करता रहता है, उसी प्रॉफिट का हिस्सा उसमें पेंशन और सैलरी के लिए जाएगा। तो आईबीआई का इस मामले में कुछ भी बोलना कहीं पर भी ना लीगल है, ना लॉजिकल है, और ना उसको कोई अथॉरिटी है। दोस्तों, इन सभी बातों को डिस्कस करके मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचता हूं कि आईबीए ने जब अपने आप ही एडमिट कर दिया है कि हम किसी भी ग्रीवेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो इंडिविजुअल बैंक ही डील करेगा, तो वेज रिविजन में आईबीए को शामिल करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। आईबीए को वेज रिविजन से बाहर रखना चाहिए, पेंशन के मैटर से भी बाहर रखना चाहिए, और ना ही उसको इस एरिया में घुसने दिया जाए। आईबीए के एक एडवाइजरी बॉडी है जो बाकी मैटर्स वो देख रही है, उन मैटर्स को देखते रहे वेज रिविजन को छोड़कर। दोस्तों, आपने ये देखा कि आईबीए का पूरा रोल हमने डिस्कस कर दिया, और आईबीए किस ढंग से कोई लीगल एंटिटी नहीं है बैंक के वेज रिविजन से रिलेटेड मैटर्स को डील करने के लिए। मेरा आज के इस वीडियो का उद्देश्य केवल इन फैक्ट्स को आपके सामने लाना था। अब आप अपने कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये व्यू है, इस व्यू को जो भी फर्दर पीआईएल फाइल करता है या रिट पिटीशन फाइल करता है, उसको इन सब बातों को ध्यान में रख करके अपना केस को परस्यू करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे यही कहना था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, साथ ही आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही अपने कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित या गवर्नमेंट के स्कीम से संबंधित इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।